चलो रे शांत हो जाओ, एक चीज के देखो रे। अच्छा तोर कौन सा स्कूल है? सिकरिया स्कूल है। एडमिट कार्ड ले लिया? हाँ तो आ जाके ले लेना, आ जाओ। क्या है रे विशाल, तू एडमिट कार्ड लिया? हाँ। कहीं से परीक्षा है तो? 14 तारीख से तो है। बैठो। अरे लास्ट समय में तो क्लास गैप काहे मार रहा है? हैं? सुनो अरे एक अथी कुछ सुन लो, जरूरी बात है। सुनो, जेकर फर्स्ट सिटिंग में जिसका एग्जाम है उसके लिए एक चीज है कि जो यहाँ पढ़ाई हो रहा है वही उसका फायदा है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है। सेकंड सिटिंग में जिसका एग्जाम है वो 10% का एक्स्ट्रा फायदा उठा पाएगा। वो 10% का एक्स्ट्रा फायदा हर साल उठाता है, इस बार कोई नया नहीं है। तो 10% का एक्स्ट्रा फायदा इसलिए उठाता है क्योंकि फर्स्ट सिटिंग वाले जब निकलते हैं तो उनका क्वेश्चन देख लेता है कि किस तरह का क्वेश्चन होता है, और जब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमको भी अंदाजा मिल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आया है तो किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो वो हमको अनुमान मिल जाता है। और फर्स्ट सिटिंग वाले में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फर्स्ट सिटिंग वाला में यही है कि आप जितना ज़्यादा तैयारी करके जाए, और जिसका तैयारी अच्छा है उसके लिए फिर सोचना नहीं है। सीट एक जगह है, अलग जगह है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। तो हाँ 2-4% का मायने जरूर रखता है कि अगर पढ़ने वाले एक जगह हो गए हों तो चलिए ठीक है। और अगर कोई लड़के लोग में सुन लो रे, अगर तुम लोग के पास में कोई यहाँ के तो कोई लेकर बैठेगा तो सब तो ठीक है ठाक है पढ़े में, अगर एक्स्ट्रा के जगह के कहीं लेकर बैठती है और पढ़ने में ठीक हो तभी उसे वार्तालाप रखो, नहीं तो अगर पढ़ने में ठीक ना हो तो तोरो लपेटेगा, वो तो खुद लपटेबे करेगा। हम तो नहीं लपेट पाएंगे। नहीं हम नहीं लपेटाएंगे। अरे छोकरा भी बैठिए ना, पूछ तो कुछ तो कहीं तू अपने से बना पढ़ ले कुछ, तोरे कह रहे हैं। चलो, और लड़का लोग में तुम्हारा सीट कहाँ पे है? कितना है रोल नंबर? 300 296। और किसी का 23,296 ना, और किसी का 296 के आसपास। दोनों राम मिलावल जोड़े है ना, एकदम बैठ गया है। 296 299 करीत रहिए बसंती, एकदम एगो नाम धर देना बसंती, एगो रूपा। चलो जैसे पिछला बार शीशवा सब नाम धर ले था ना, वो कहले ओकरा रूपा, वो कहले बसंती। एग्जामिनरो कंफ्यूज रहा कि केकर नाम है, पे रूपा हो गया रे। अच्छा लड़की लोग में रोल नंबर पता चला किसका कितना है? जो अथी कोई के आसपास वाला तो नहीं, दोनों बोल रहे थे कि आसपास है, आसपास है तो रेकर तो नहीं दोनों के, नंदनी मुस्कान के। चलो तब तो बढ़िया है। और शिवानी इसका सानिया के कितना तुम्हारा? 134। तो रे 117 नहीं हो सकता है, रूम भी अलग अलग हो। 17 से 14 2 बार में करते ना, 2 घंटे का अलग फर्क है, हो सकता है रूम भी अलग अलग हो। 17 और 34 बहुत फर्क रखता है। और तुम अगर हॉल रहेगा तो एक में रहेगा। तुम्हारा कितना है? 28 के आसपास किसी का? 28 के आसपास उसी का होगा जिसका नाम ए से हो या बी से हो या सी से हो। पड़ी तो कोई है नहीं। चलो और किसी के आसपास ना मिला, मैच ना करा, सबका अलग अलग। लड़का लोग में अरे तुम्हारा कितना है? मतलब कि कोई के 64 है, कोई 65 है। अरे गधा तो ना, रोल नंबर वो नहीं होती यार। रोल नंबर कितना है? सही बताएगा भैया, शुरू वाला नहीं, लास्ट वाला बोलो ना कितना है? 263 की 363 खाली 63। और तुम्हारा 23,64,000 कहने गया वो? मेरा 63 है भैया। 23,63,000 है और उसका 23,64,000।
और उसका रोल कोड कितना है तुम्हारा स्कूल का? हाँ, करो ड्रामा। चलो एडमिट कार्ड जमा कर दोगे सब, फोटो कॉपी उसका, एडमिट कार्ड नहीं फोटो कॉपी। हाँ, और एग्जाम में फोटो कॉपी लेकर के नहीं जाओगे, ओरिजिनल लेकर के जाओगे, ठीक है? इन्हें की फोटो कॉपी लेकर पहुंच जाना तो लौटा देगा वहां से। एग्जाम अथी का फोटो, एग्जाम अथी मार्कशीट होना, अथी होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए। ये 3 चीज लेकर के जाओगे फर्स्ट दिन खाली, ठीक है? उसके बाद खाली एडमिट कार्ड लेकर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट दिन सुनो, जिसका फर्स्ट सीटिंग में है लड़की लोग अपने सेंटर पे तुम लोग का 8:30 मैक्सिमम टाइम रहेगा, 8:30 तक तुम लोग पहुंच जाओगे मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है? ऐसे एंट्री है 9:20 तक, एंट्री 9:20 तक है ना एंट्री, तो 9:20 तक एंट्री है तो 8:30 तक पहुंच जाओगे। वहां सीट उट देखना रहता है, बाहर गेट पे साटल रहता है, तो 9:20 में तो नहीं पहुंच जाओगे। और उसके बाद 8:20 तक 8:30 तक पहुंच जाओगे, उसके बाद अपना देख लोगे। हालांकि वहां पे कोई रहेंगे तो हम फोटो मांग लेंगे, फोटो मांग करके अपना ग्रुपे में डाल देंगे, अपना सब देख लेना। वहां पे कोई गिर रहेगा तो फोटो खींच के भेजेगा तो हम डाल देंगे। हाँ, तो 12:30 मैक्सिमम टाइम पे पहुंच जाओगे। 12:30 पहुंचना सही है कि 12:30 पहुंचोगे तो निकलेगा ओखनी 12:45 तक। तो क्वेश्चन देख लोगे, तो क्वेश्चन देखोगे तो तुम लोग खुद भी अंदाजा लगा सकते हो ना, तो हम भी फिर बता देंगे। और 12:30 में वहाँ रहोगे, उसका सीट उट देख के अपना 1-1:30 बजे एंट्री कर जाओगे। आएगा। हाँ, जैसे एग्जाम होता है मतलब 1-1.5 घंटा के बाद तो क्वेश्चन फिर निकल आता है, तो उसे देख के ना बता सकते हैं। तो तुहनी तो अंदर ना रहेगा ना फर्स्ट सीटिंग हो जाके, तो फर्स्ट सीटिंग वाला के हाँ 1.5 घंटा के बाद बहरी चल आता है, लगभग आधा एग्जाम पूरा होने के पहले ही बहरी चल आता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है किसी तरीके से। कोशिश करेंगे, चलो देखो। तो ज्यादा का फर्क नहीं रहता है, मात्र 2-3% का ही फायदा होता है सेकंड सीटिंग वालों का। 3% बहुत है। और ये होता है एग्जामिनर भी जानता है बतिया, कभी फर्स्ट सीटिंग वाले का कभी कभी हार्ड थोड़ा डाल देता है, जबकि सेकंड सीटिंग वाला का डालना चाहिए ना किसे डालना चाहिए कि सेकंड सीटिंग वाला के 2-4% का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, तो उसको थोड़ा डालना चाहिए। खैर इस बार जो है ना, इस बार बैलेंस तरीका का बना हुआ है। अगर एक बार हार्ड रहेगा तो एक बार आसान रहेगा। हो सकता है फर्स्ट में आसान हो तो सेकंड हार्ड रहेगा, फर्स्ट हार्ड हो तो सेकंड आसान रहेगा, कोई ना कोई हार्ड और आसान रहेगा। अगर लड़की में थोड़ा दिक्कत होगा तो लड़का पार लगाओगे, लड़का में दिक्कत होगा तो लड़की पार लगाओगे। अगर लड़की लोग में आसान आ गया तो एक नहीं तहस नहस कर देगा, तो हनियो तहस नहस कर दोगे, ऐसा नहीं है। रिवीजन का जो अगला सेक्शन है उसका नाम कुछ ही है, चैप्टर का श्वसन। और इसके बारे में सुनना ही छोटा सा ही चैप्टर है। शाम को कोचिंग लेकर के आना है, सबको पता है ना? हाँ, मैथ का क्या चीज, क्वेश्चन बैंक, जो मैथ का ज्योग्राफी हो जाता है। क्वेश्चन बैंक का 2019 से हम लोग शुरुआत करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे 1 तारीख से, और उसका ऑनलाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखते जाएंगे, अपना बनाते चलोगे, तो नहीं साथ में है उसमें टिक है तो खाली मार लगी रहता है, तो घर पे भी अपना कर सकते हो, तो करते चलेंगे। चलो देखना शाम में कितने बजे क्लास बोला है? 1 बजे ना? हाँ, 1:15 तक सभी लोग आ जाओगे मैक्सिमम। चलो ये जो चैप्टर है श्वसन, इसके बारे में सुनना बढ़िया से। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस रहता है श्वसन वाले चैप्टर से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे पहले समझना ही, पिछला दिन हम समझे थे पोषण के बारे में। कल का रिवीजन क्या किए थे? हर दिन एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, समझा कांग्रेस कुमार? लेकिन वो मैसेज किया था, तुम्हारा रिप्लाई नहीं दे पाए थे, पता ना, फिर कुछ तो करे लगे थे, तो उतना बढ़िया से नहीं देखे। तो देखना पोषण कल किए थे, पोषण का तुम्हारा छूटा हुआ है। अगर पोषण का छूटा हुआ है तो आज वो वीडियो आ जाएगा शाम में 7 बजे, ठीक है? 7 बजे लाइव चलेगा वो वीडियो, अपना देख सकते हो, पूरा रिवाइज हो जाएगा। वहां जो पढ़ा था ना, जो तुम्हारे यहाँ पढ़ाने गए थे, तो शुरुआत में याद है 2 दिन पढ़ाने गए थे, तो वहां जो पढ़ाए थे ना उसका पूरा डीप में बताए हैं कल, तो उसी को वीडियो में देख लोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा भी छूटा हुआ है ना, शाम में 7 बजे से लाइव चलेगा, अपना देख लेना, देखना। हाँ, आज से अब डेली चलेगा। आज पोषण का चलेगा, कल श्वसन का। आज हम लोग श्वसन कर रहे हैं तो श्वसन का कल चलेगा, यानी ऑनलाइन 1 दिन पीछे चलेगा।
हाँ, जैसे कल पोषण किए ना, आज पोषण चलेगा ऑनलाइन में, मैंने एक दिन पीछे, ताकि अगर किसी का छूटा है तो ऑनलाइन में क्लियर कर ले। चलो देखना, अरे अब शांत हो जाओ। श्वसन के लिए देखना, ये छोटा सा चैप्टर आसानी से करेंगे, क्लियर होते जाएगा। इस श्वसन, जैसे कल हम पोषण का पढ़े, तो भोजन अगर हम करते हैं तो हम बताएं कहाँ कार्बोहाइड्रेट बचता है, कहाँ पे प्रोटीन बचता है। ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कौन करता है? लार में। और लार में कौन होता है? टैलिन। और टैलिन पचाता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद जब भोजन अंदर जाता है अमाशय में, तो अमाशय में किस चीज का पाचन होता है? सब पूरा डीप से। अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन को कौन पचाता था? पेप्सिन। उसके बाद, अरे कुछ कर रहे हो, घर पे निकालना। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत में कौन पचाता है? छोटी आंत से पहले अग्न्याशय। भोजन नहीं जाता, लेकिन अग्न्याशय से निकलता था LAT, याद आया? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता था? वसा का पाचन। एमाइलेज बोलते चलोगे तो याद रहेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। उसके बाद जाता था छोटे आंत में, और छोटे आंत में इरेप्सिन निकलता था जो कि पाचन करता था। उसके बाद फिर छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग इलियम था, वो किसका क्या करता था? भोजन का अवशोषण करता था। फिर बड़ी आंत जाकर के उसका जल का अवशोषण कर लेता था। क्लियर है यहाँ तक पार्ट सभी का? उसके बाद भोजन जब पचता है तो भोजन किस चीज में मिलता है? तो भोजन मिलता है ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में? प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो या कोई भी चीज हो, विटामिन हो, कोई भी चीज का पाचन होता है, तो पाचन होने के बाद वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बाद वो जो एनर्जी रहता है कार्बोहाइड्रेट, वो एनर्जी शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। भोजन पचा इधर, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट जो बना है पचला के बाद वो यहाँ तक चलाएगा, यहाँ तक चलाएगा। शरीर में जहां जहां कोशिका है वहां तक चलाएगा। क्या नीचे पैर तक आएगा? आएगा। यानी शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा कौन? पचा हुआ भोजन। अब वहां पे पहुंचने के बाद एनर्जी हमको नहीं मिल गया है, ये हमको अभी कार्बोहाइड्रेट मिला है, ग्लूकोज मिला है भोजन पचने के बाद। और ग्लूकोज पूरे शरीर तक पहुंच गया है। अच्छा से बैठो, यहां तक पहुंच गया पूरे शरीर तक ग्लूकोज। पूरे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज को तोड़ना है, तो ग्लूकोज कैसे टूटता है जो सुनना। तो ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन के माध्यम से टूटता है। कैसे? तो हमनी क्या करते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। कैसे कैसे जाता है कि एक चीज को बताएंगे। नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ा में जाएगा कि दिल में जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा से फिर हर एक कोशिका में कैसे कैसे जाता है सब बताएंगे। वो ऑक्सीजन जो है शरीर के हर एक कोशिकाओं तक जाएगा, और हर एक कोशिकाओं तक जाने के बाद फिर वहां पड़ी वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा। सुनना, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूटेगा केकरा से? ऑक्सीजन से। केकरा से? ऑक्सीजन से। अच्छा ये बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला किस चीज, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। अब देखना, अब क्या होता है कि ग्लूकोज में जैसा ही ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज टूटता है। किसमें टूटता है? तो ये बता हमको कि जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमने फेंकते कौची है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में। बोलो हाँ कि ना? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और उसके बाद जल बनाता है। क्या बनाता है? और क्या हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनावे लगी ऑक्सीजन के लिए थे, कि भोजनवा जो पचल था ग्लूकोज में ओकरा तोड़ करके एनर्जी बनावेला? एनर्जी बनावेला। अब यहाँ से ये ऊर्जा बनेगा, और यही ऊर्जा हमको काम आएगा। क्लियर हो गया सभी का? यहां से याद रखोगे बैलेंस करने के लिए 6O2, 6CH2 और 6H2, यही ना होता है बैलेंस के रूप में। इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो सुनना, यही होता है श्वसन का समीकरण। कई बार पूछ देता है श्वसन का समीकरण लिखे, तो श्वसन का समीकरण आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सीधा श्वसन का समीकरण आप ऐसे लिख सकते हो कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगा तो ग्लूकोज टूटेगा। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 फेंकते हैं, जल बनेगा और एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगा। ग्लूकोज और ऊर्जा के छोड़ा के सब के छो भर दो, हो गया बैलेंस।
यही होता है श्वसन का समीकरण 2 नंबर में पूछ देता है। प्रकाश संश्लेषण भी पूछता है, श्वसन भी पूछता है। प्रकाश संश्लेषण कल बताए थे, आज कुछ ही बता दिए। श्वसन अगर परिभाषा आए श्वसन क्या है तो इन मत बोलना सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है, बिल्कुल गलत। सांस लेना और छोड़ना को श्वसन नहीं कहते हैं। अच्छा, कल बताए थे एक उपचयन और एक अपचयन। उपचयन का मतलब क्या था और अपचयन? ये बताओ, यहाँ पे ग्लूकोज जुट रहा है कि ग्लूकोज टूट रहा है? टूट रहा है। और ग्लूकोज टूट के देखो, 2 गो टूट के यहाँ 3 गो का निर्माण कर दिया था। टूटा है कि जुटा है? टूटा है, यानी कि ग्लूकोज टूटा है। और टूटने को उपचयन कहते हैं कि अपचयन, यानी कि श्वसन अपचयन पराक्रम है कि उपचयन? तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। श्वसन एक अपचयन पराक्रम होता है। सीधा श्वसन क्या है क्वेश्चन आया है तो सीधे बोलेंगे श्वसन एक अपचयन पराक्रम होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त करता है तथा ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है, जिससे शरीर में होने वाले जैव रासायनिक जो क्रियाएं या कोई भी क्रियाएं हैं उस क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है या क्रिया संचालित होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर से परिभाषा सुनना। श्वसन एक अपचयन प्रक्रम होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल मुक्त करता है तथा ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है जो हमारे दैनिक जीवन को संचालित करता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखोगे 2 नंबर परफेक्ट। उसके बाद हाँ, आपको ई वाला समीकरण भी लिखना होगा। जब भी क्वेश्चन आए श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, डिफिनेशन लिखोगे, समीकरण लिखोगे। डिफिनेशन याद हुआ सभी को? श्वसन एक, बोलते चलोगे तो एकदम क्लियर रहेगा। श्वसन एक अपचयन प्रक्रम होता है जिसमें ग्लूकोज कौची की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर CO2 तथा H2O मुक्त करता है, निर्मित नहीं मुक्त करता है तथा ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है जो हमारे शरीर में होने वाले दैनिक क्रियाओं को क्या करता है, संचालित करता है। बोलो, बहुत दिक्कत है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन से मिलकर टूटेगा। श्वसन के बारे में सभी को पता है ना। अच्छा ये बताओ, मानो सभी लोग शांत रहेंगे, आदमी श्वसन कौची से करता है, नाक से कि मुंह से कि धुन्नों से कि कान से? बोलो, तू बोलो, आदमी श्वसन किस चीज से करता है? हाँ, सब चीज से करता है, हाथों से करता है। तुम बताओ, आदमी श्वसन, तू बोलो, मनुष्य श्वसन किससे करता है? आंख नाक कान सब है सब। ये उम्मीद नहीं था। तू बोलो, मनुष्य श्वसन किससे करता है? गधा लेकर आंख नाक कान से करता है। तो एक चीज को याद रखना रे, आंख कान नाक मुंह जो बोल रहे हो, ये मुंह और नाक जो है ये एक मार्ग है ऑक्सीजन ले जाने का, ना कि इससे श्वसन करते हैं। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो फेफड़ा में होती है। कहाँ होती है? श्वसन भी 2 तरीके के हम लोग के अंदर होता है। एक होता है अंतः श्वसन, एक होता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन होता है हम लोग के फेफड़ा में और अंतः श्वसन होता है कोशिका में। इसके बारे में बढ़िया सुनना कैसे कैसे होता है जी। हाँ, आंख नाक कान सब से होता है ना रे। चलो देखना, चलो रे शांत हो जाओ, अब बातचीत मत करो। अगर अभी वो बातचीत कर रहे हो तो तुम महालूर हो। इस तरह से इसमें भी बना रहता है।
ठीक गया वो अपना देख लेना। ठीक ना, टच नहीं करना चाहिए। चलो देखो, छोटा ही बड़ा। अरे रहने दो ना यार, फेफड़ा ही छोटा बड़ा बन गया वो अलग चीज है। अरे बड़ा नहीं होता है, फिगर और ऐसा बन गया है। चलो देखना ऊपर, जैसे हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ऑक्सीजन को हम लेना चाहते हैं वायुमंडल में, पहले बता दें कि हमारा नाक में इतना पावर नहीं है कि हमारे नाक में इतना पावर नहीं है कि वो ओरिजिनल ऑक्सीजन को एकदम संशोधित करके खींच सके। तो वायुमंडल में जितना हवा है सभी को ना खींचते हैं। ये बताओ, ऑक्सीजन को, प्योर ऑक्सीजन चिन्ह चिन्ह के खींचते हैं? नहीं खींचते हैं। तो वायुमंडल में क्या है जो सुनना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 78%। ठीक ना। ऑक्सीजन कितना होता है? तो ये 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इतना याद रहेगा ना। सुनना, वायुमंडल में कितना क्या क्या रहता है जो सुनना, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत? 0.03%। इतना को हमनी क्या करते हैं? खींचते हैं। सुनना, जैसे वायुमंडल में धूलकण भी तो है, तो इसको रोकने के लिए क्या है, तो नाक में यहाँ पे छोटे छोटे बाल हैं। नाक में बाल होगा, तो नाक में यहाँ पे छोटे छोटे बाल रहते हैं जो कि धूलकण को रोकने का काम करते हैं। किसी किसी का बाल अगर नहीं है, या फिर मैक्सिमम लोग का तो नहीं होता है, छोटा छोटा बाल रहता है, तो अगर उस धूलकण को नहीं रोक पाता है तो आगे जाकर के एक चिपचिपा द्रव रहता है जिसे म्यूकस कहते हैं या फिर नेटा कह सकते हो। तो वो दिया रहता है इसीलिए ताकि जितने भी धूलकण श्वसन के मार्ग से जाए वो उसमें चिपक जाए, और चिपकने के बाद फिर नकटी बन के निकल जाए। नकटी समझते हो ना, वैसा नेटा जो कड़ा हो जाए, इसको नकटी कहते हैं। चलो अरे देखो, इसका नाक में अंगुली लगाओ, एकदम खींच के निकालो, नाक फट जाए। चलो अरे देखो, प्रयोग कर ला, भूला जाए बयान से। चलो सुनो, यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन लेते हैं तो भेंट कहाँ पड़ी होता है? नाक के बाल से। उसके बाद भेंट कहाँ पड़ी होता है? म्यूकस से। अब म्यूकस में चिपक जाने के बाद वहां पे एक अंग होता है इस तरह से लटका हुआ, ऐसे लटका हुआ एक अंग रहता है, और उस अंग को कहते हैं घरान अंग। क्या कहते हैं? बढ़िया से समझना इसके बारे में। नाक के जैसे ही यहाँ पे आओगे म्यूकस के पार तो एक नसा कपाट मिलेगा, और यहाँ पे तुमको मिलेगा एक लटका हुआ अंग इस तरह से अंगुली नुमा, और उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है घरान अंग। क्या कहते हैं? ये घरान अंग क्या होता है? तो ये गंध की पहचान करता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि गंध की पहचान कौन करता है, तो याद रखना होगा गंध की पहचान कौन करता है। देखते ही बतिया के याद हुआ। स्वाद की पहचान कौन सा अंग करता है? हाँ, स्वाद का पहचान कौन सा अंग करता है? हम बोला घरान अंग बकते हैं, ये बोलो। और गंध की पहचान कौन करता है? घरान अंग। सबसे बड़ा घरान अंग इमेजिन करो किसका होना चाहिए? कुत्ता का सबसे बड़ा घरान अंग होता है। अगर कुत्ता को अगर ध्यान से नकिया में खाली देखोगे ना झुक के, तो अगर घरान अंग नजर पड़ेगा, नहीं होता अंगुली डाल के देखना, नजर पड़ेगा घरान अंग उसका। यानी थोड़ा सा ही उसका देखोगे कुत्ता मेरे, तो घरान अंग उसका नजर पड़ जाता है। इसलिए कुत्ता किसी चीज को जल्दी सूंघ पाता है। जैसे कोई चीज ऐसे सूंघता है तो कहता है ये चीज देखो ना, कुछ तो मांगते हैं, कुत्ता के नाकू का न कर देता है कोई। यानी कि घरान अंग कुत्ता का सबसे ज्यादा बड़ा रहता है, इसलिए वो किसी चीज को जल्दी सूंघ पाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो तो गंध की पहचान कौन करता है? उसके बाद जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ के बाद अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं कंठ द्वार। क्या कहते हैं? कंठ द्वार। एक से आवाज निकलता है, अगर इसको चाप दो तो टे बोल जाओगे। जैसे इसको चाप के देखो नहीं आवाज निकलेगा। क्या आवाज निकल रहा है इससे? बोलो। अच्छा, अरे क्या अच्छे तरीके से आवाज निकलता है?
नहीं, क्योंकि आवाज निकालने का काम यही कंठ करता है। ये एकदम वायु कोष की तरह होता है, यही से आवाज निकलता है। यही चौंप जाएगा तो यहाँ से आवाज निकल पाएगा नहीं। हाँ, चौंप जाएगा तो आवाज कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। और सुनना, यहाँ से दो पार्ट डिवाइड होता है। एक चला जाता है, अरे एक चला जाता है अमाशय में, दो नली निकलती है यहाँ से। यहाँ पर ही जो है ना, ये जंक्शन का काम करेगा। कोची का काम करेगा? हाँ, ये एकदम जंक्शन, एकदम अथी का काम करेगा, जंक्शन का। यहाँ से फिर एगो चल जाएगा, दूगो नली निकलेगा। एगो चला जाएगा अमाशय में, जिसको कहते हैं ग्रास नली, कहते हैं ना। और एक चला जाएगा फेफड़ा में। एक चला जाएगा कहाँ पे? अमाशय में। और एक कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में। और हमने अमाशय वाला नली के पढ़ेंगे कि फेफड़ा वाला के? फेफड़ा वाला के। अमाशय वाला के तो कल पढ़ चुके हैं, फेफड़ा वाला के यहाँ पढ़ी। अब जैसे यहाँ से हम भोजन डाल रहे हैं, तो ये जो कंठ द्वार है, इसको कैसे पता है कि इसको ग्रास नली में भेजना है, इसको अमाशय वाला नलिया में भेजना है, कि इसको फेफड़ा वाला नलिया में भेजना है? मान लो कि गलती हो गया कभी, और गलती हो गया, हम खाए थे कोई चीज, हम खाए थे, जैसे हम मान लो बिस्किट खाए थे, और बिस्किट खाए थे, इसको भेजना था अमाशय वाला नली में पचाने के लिए, भेज दिया फेफड़ा वाला नली में, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, जैसे ही देखो ऊपर से आया, इस तरह से मान लीजिए ऊपर से आया, और आने के बाद यहाँ से दो गो बंटवारा हो गया है। एगो चल गया अमाशय में, अमाशय यानी ग्रास नली, आई चला जाएगा फेफड़ा में। तो यहाँ पर ही एक होता है ट्रैफिक पुलिस। जिस तरह से वहां पे ट्रैफिक पुलिस होता था ना, कहाँ पे? कहाँ पे? कौची नाम था उकर? प्रोस्टेट ग्रंथि, याद आया? पुलिस का काम करता था ना, जो मूत्र नली और वृषण के अथी, जो मूत्र, हाँ, शुक्रवाहिनी को अलग करता था। उसी तरीका से यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस का काम करेगा, और इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? नाम याद रहेगा? इसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। नाम बढ़िया से याद रखना इसको। इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ये काम क्या करता है? तो ये ग्रास नली, अश्वसन नली, ये दोनों को अलग करता है। अगर ऑक्सीजन लोगे, सुनो, अगर ऑक्सीजन ऊपर से खींच रहे हो, हवा खींच रहे हो, सांस ले रहे हो, तो ये क्या करेगा? आहार नाल वाला नलिया के जाम कर देगा। जाम कर देगा तब आहार नाल में जाएगा, यहाँ से चल जाएगा फेफड़ा में। लेकिन अगर मान लो कि भोजन किए हो, तो भोजन किए हो तो यही ट्रैफिक पुलिस इन्ने में मुड़ जाएगा, यानी कि ई वाला जो है खनवा ग्रास नली में चल जाएगा, और फेफड़ा वाला नली जाम है तो फेफड़ा में फिर नहीं जा पाएगा। कभी कभी क्या होता है, इसको मेंटेन कौन करता है? तो ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कभी कभी माइंड अगर डिस्टर्ब होता है, तो माइंड डिस्टर्ब होने के चलते, माइंड अगर डिस्टर्ब है तो ई ऊपर से, हम मान लो खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं ऊपर से, एपिग्लोटिस पूछ रहा है माइंड से, कौची आ रहा है? खाना की हवा, खाना की हवा करने मुड़े, तो माइंड कहता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। अब कहेगा रुक, तू व्यस्त है तो थोड़ा बताते हैं। अब इसको लगा कि उधर से आ रहा है हवा, कुछ आ रहा है, हम खा रहे हैं खाना, उसको लगा आ रहा है हवा, अभी क्या करता है? आहार नलवे के जाम कर देता है। अब खाना आहार नल में जा पाएगा? कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा वाला नली में। अब फेफड़ा नली में जैसा ही आएगा, फेफड़ा कहेगा अरे अरे ये अमनी के दूसरा जात भाई आ रहा है रे, ढकेल ऊपर, तो ये सब ढकेलता है जोर लगा के, तो कस के अगर ढकेलेगा ऊपर तो यही आता है हुचकी। तो हुचकी आने का मेन कारण यही है कि हुचकी तभी आता है जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, और ई वाला जो एपिग्लोटिस है वो सही तरीके से काम ना करे। क्लियर? और कभी कभी क्या होता है कि खाना नहीं खा रहे फिर भी हुचकी आता है। अब ये क्यों होता है? तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, अब माइंड डिस्टर्ब है, सोच रहे हैं कहीं और, अब माइंड डिस्टर्ब है, श्वसन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पूछ रहा कौची आ रहा है, अभी इसको लगता है कि खाना आ रहा है। अभी क्या करता है? फेफड़े वाला नलिया जाम कर देता है कि खाना आ रहा है, अपना आहार नाल में चल जाएगा। हम लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चल जाएगा आहार नाल में, तो फिर अब ये भी दिक्कत है, अब वहां से मार के निकालने का काम करेगा। तो इस सिचुएशन में भी हिचकी आता है। तो हिचकी आने का सबसे बड़ा रीजन है एपिग्लोटिस, माइंड का डिस्टर्ब होना। लोग बोलते हैं कोई याद करित हो तो तोरा, कोई नाम लित हो तो, यही चलते हिचके। अरे कोई नाम याद नहीं कर रहा, तू कोई के याद कर रहा, तोर माइंड में डिस्टर्ब है, इसीलिए एपिग्लोटिस जो है इन्ने ओने मुड़ गया है। ठीक है ना?
तो बोलो यहाँ तक ई वाला पार्ट सभी को क्लियर है कि दिक्कत है? बोलो हाँ। खाना खाते हैं, जखनी तो सांस लेते हैं जब। हाँ, उस टाइम एकदम ये अप डाउन एकदम जल्दी जल्दी होता है, जब इसको लगता है एकदम ओथिकरी माइंड एकदम एक्टिव रहता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय फोन पर ध्यान, टीवी पे ध्यान नहीं होना चाहिए। बोलते हो ना कि खाना खाते समय फोन नहीं देखना चाहिए, यूज करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि एपिग्लोटिस जो है वो सही तरीके से काम करे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ये है हमारा ऊपर में एपिग्लोटिस, कुछ है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बाद ई जो है इसको कहा जाता है ट्रैकिया। इन नलिया को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया, या इसको श्वास नली भी कह सकते हो। श्वास नली या श्वसनी भी इसको कहते हैं। सुनना रे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। और ई जो है ई उपास्थि का वलय और उपास्थि का अर्धवलय होता है। उपास्थि का वलय, अर्धवलय नहीं, उपास्थि का वलय। ये उपास्थि क्या होता है जो सुनना, ये उपास्थि क्या होता है? तो अस्थि को कहते हैं हड्डी, अस्थि को, और एक बहुत ही कमजोर हड्डी होता है जिसको कहते हैं उपास्थि। तो ये बहुत ही कमजोर हड्डी का बना होता है, एकदम पतली हड्डी का रहता है, इसलिए इसको उपास्थि कहते हैं। अब भगवान ने इसको वलय क्यों दिया? अच्छा ये वाला ये बताओ, ये वलय जो है, ये वलय आधा है कि पूरा होगा? बता दे, पूरा होगा। ये इनने से आधा है, उनने से घूम के पूरा आएगा ना। अरे उधर से घुमा के कैसे बनाए इसको? घुमा के पॉसिबल है बनाना? ऐसे कर सकते हो, ये देखो इधर, उधर से फिर घूम के आ रहा है, ऐसे कर सकते हो। यानी कि ई आधा नहीं बल्कि पूरा होता है। इधर से घूम के गया, उधर से घूम के भी आएगा। तो ये उपास्थि का बना पूर्ण वलय है कि उपास्थि का बना अपूर्ण वलय है? क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है उपास्थि का बना पूर्ण वलय, उपास्थि का बना अपूर्ण वलय, अस्थि का बना पूर्ण वलय, अस्थि का बना अपूर्ण वलय। ये वाला क्वेश्चन आया है, तो बोलो क्या होगा? उपास्थि का बना पूर्ण वलय। क्लियर है ना यहाँ तक? और उसके बाद फिर सुनना, यहां से उपास्थि का वलय क्यों दिया रहता है? तो इसलिए देते हैं कि ये जो है ये पाइप को पकड़ के रखे। नहीं तो अगर ये पाइप को पकड़ के वलय नहीं रखेगा तो आने वाले सिचुएशन में पाइपवा पेचक जाएगा। और जब ये पाइपवा पचक जाएगा तो ऑक्सीजन फिर करने में जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फेफड़ा तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। अब सुनना, यहां से ई है ट्रैकिया, ई है उपास्थि का वलय। एक चीज को समझते चलना, एकदम पूरा श्वसन क्लियर रहेगा। हाँ हाँ, उपास्थि का बना पूर्ण वलय, अपूर्ण है, अपूर्ण वलय दिल है। देखे कने है, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, अपूर्ण वलय होता है। गलती से लिखा गया है और गलती से लिखा गया ना रुको, इसके बारे में देखेंगे, बढ़िया से डिस्कस करें, ऐसे नहीं बोले। तो ये उपास्थि का इसमें वलय क्लियर। अब सुनो, ऑक्सीजन जब यहां से आया, अब इसके बाद फिर सुनना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये नलिया को क्या कहेंगे? ट्रैकिया। ऊपर वाले एपिग्लोटिस, और उसके बाद इसको कंठ द्वार कह सकते हो। ठीक है, जो एपिग्लोटिस से जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों अलग अलग होगा। अच्छा, इसका नाम कोई बता सकते हो क्या होता है? क्या होता है इसका नाम? ब्रोंकाइट्स की ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाइट, तो इसको कहते हैं ब्रोंकाई। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जो नाम हमको याद नहीं है पूरा तरह से, इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो ब्रोंकाई यहाँ पे, अच्छा ई ब्रोंकाई है, तो ई जो अलग हुआ ई ब्रोंकाई, ई ब्रोंकाई, ई भी ब्रोंकाई, तो ई भी कुछ ही है। ट्रैकिया अलग हुआ दो पार्ट में, एक ब्रोंकाई, ई भी ब्रोंकाई। अब देखो ब्रोंकाई भी आगे जाकर के बंटा है बहुत भाग में, नजर पड़ रहा सबको? तो ई जो अलग अलग भाग में बटा, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकियोलेस। नाम याद रहेगा ना? नाम इसका याद रखना सभी लोग। ऊपर से आया है तो ऊपर से आया ट्रैकिया, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। बढ़िया से इसके बारे में समझोगे पूरा पार्ट क्लियर रहेगा।
और ब्रोंकाई अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रोंकियोलेस। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकियोलेस। और ब्रोंकियोलेस अंतिम में देखोगे तो इस तरह से गोल आकृति बना रहा है ना, इसको कहते हैं वायु कोष्ठ। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक, या इसको इंग्लिश में अल्वियली कहते हैं, वायु कोष्ठक, या इसको कह सकते हैं अल्वियली। अल्वियली सुनना, अलबलेले नहीं रहे, अल्वियली। यानी ऊपर से आया ट्रैकिया, ट्रैकिया है उपास्थि का वलय से जाम हो ताकि वो मतलब पचके नहीं, पचक जाएगा तो दिक्कत है। उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसका नाम है ब्रोंकाई। इसके बारे में एक चीज को सुनना एकदम पूरा श्वसन पार्ट क्लियर होते जाएगा। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई अलग अलग भाग में डिवाइड हुआ, कोई चीज ब्रोंकियोलेस, और ब्रोंकियोलेस फिर अलग से जुटा हुआ किससे? वायु कोष्ठक से। अब सुनना, और ये नीचे से जुड़ा होता है इस तरह से, इसको कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं इसको? डायफ्राम। डायाफ्राम हो गया, डायफ्राम। ये नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम। सुनना, हमनी के सांस लेने में दिक्कत होता है कि सांस छोड़ने में? हाँ, तो बता दे, सांस छोड़ना बहुत कठिन काम है, सांस लेना कठिन काम नहीं है, सांस छोड़ना कठिन काम है। क्या होता है जो सुनना, जैसे हम लेते हैं सांस को, तो सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी एक साथ ले लेते हैं, इधर से एक साथ चला आया ट्रैकिया, यहाँ से एपिग्लोटिस भेज दिया फेफड़ा नली में। ट्रैकिया, ट्रैकिया से दो पार्ट में डिवाइड है, ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलेस में पहुंच गया, और ब्रोंकियोलेस से कहा पहुंच गया? वायु कोष्ठक में। और वायु कोष्ठक में पहुंचने के बाद यहां से अब कैसे कैसे पहुंचेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब होने से CO2 बन के आता है, तो CO2 एजा पर चल आता है, CO2 मुक्त होता है, बताए ना। जब CO2 बन के आ जाएगा, अब ये फेफड़ा कहेगा हमको CO2 को छोड़ना है। अब ये फेफड़ा CO2 को छोड़ेगा, ले तो लिया, अब छोड़े के हिम्मतें नहीं है, क्योंकि पावर फेफड़ा में उतना रहता ही नहीं है कि CO2 को छोड़ पाए। तभी छूटेगा कैसे, जो देखना। पहले हम लोग ये समझते हैं कि अब ये ऑक्सीजन यहां तक पहुंच गया, तो अब कहां जाएगा? सुनना बढ़िया से, ऊपर से कौन कौन सी गैस आई है? बोलो, ऊपर से कौन कौन गैस आया है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और धूलकण भी। धूलकण पहले ही रोक लिया है, बाल रोक लिया है, म्यूकस रोक लिया, ये सब मिलकर रोक लिया है ना, धूलकण नहीं आया है। और उसके बाद उधर से आया ब्रोंकाई होते हुए, ब्रोंकियोलेस होते हुए कहां पर पहुंच गया? वायु कोष्ठक तक। वायु कोष्ठक में मान लो यहाँ पर सभी गैसें मौजूद है, और यहाँ पर होता है आपका ब्लड। कौन होता है? ब्लड। और ब्लड का 3 पार्ट, इसको पढ़ाए भी है। हालांकि रक्त का 2 भाग, एक रक्त कौन सा? डायरेक्ट आरबीसी हो गया। रक्त का 2 भाग, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कोशिका। फिर रुधिर कोशिका का 3 भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो भाग होता है वो आरबीसी परिवहन करने का काम करता है। यहाँ पड़ी है ब्लड, कौन सी है? बढ़िया सुनना, यहाँ पड़ी ब्लड। अब ब्लड को सबसे ज्यादा पसंद है ऑक्सीजन। कौन सी पसंद है? ऑक्सीजन। समझ लो इस तरीका से, ऑक्सीजन से उसका एक तरह से शादी हुई है। हाँ, ऑक्सीजन उसको सबसे ज्यादा पसंद है। तो रक्त को कौन सी पसंद है? ज्यादा नौटंकीबाज नहीं करोगे, ठीक है ना। रक्त को कौन सी पसंद है? ऑक्सीजन। जिस तरह से बेबी को, उसी तरह से रक्त को ऑक्सीजन। ये कोई बात हुआ? रक्त को ब्लड, ये कौन मतलब हुआ? थोड़ा अच्छा। तो रक्त को ऑक्सीजन। अब बताओ यहाँ पर 3 को कौन कौन सी गैसें आ चुकी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। अब यहाँ पे रक्त है, और रक्त यहाँ से किसको उठाएगा? नाइट्रोजन के कि ऑक्सीजन को कि CO2 को? अब सुनना, यहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड उठाएगा, और उठाने के बाद रक्त कहाँ लेकर के जाएगा? तो ई लेकर के जाएगा शरीर के हरेक कोशिकाओं तक। शरीर के यहाँ से ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों हम खींचे हैं, घींच के ले जाके फेफड़ा में जमा कर दिए। इस सब का काम था खाली इतने, ले जाके रख देना। जैसे ही फेफड़ा के अल्वियली में वायु कोष्ठक में पहुंच गया, वायु कोष्ठक के बाद ऑक्सीजन अब कहेगा अब हम क्या करें? तो ब्लड कहेगा डोंट वरी, हम है ना।
अब यहाँ से ये रक्त जो है ऑक्सीजन को उठाएगा और उठाने के बाद कहाँ लेकर के जाएगा? शरीर के हरेक कोशिका में, और शरीर के हरेक कोशिका में लेकर के पटक देगा। अब ये मान लो कोशिका में लेकर के चला गया, ये हम कोशिका पार लेते हैं, और ये कोशिका में लेकर के चला गया। सुनना बढ़िया से, यहां से अलबीयली से ऑक्सीजन को कौन निकाला है? ब्लड ना। अब ब्लड लेकर के चला गया कहां पर? कोशिका में। कोशिका में 9th क्लास में अगर कोई बायोलॉजी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक के इधर फिर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है ना। और कोशिका द्रव्य के एक पार्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेन काम यही करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सुनना, जैसे ही यहां से इसको ला करके कोशिका में पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी भोजन पचा है वो ग्लूकोज के रूप में कहाँ जमा रहता है? कोशिका में ही जमा रहता है। अब यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर भोजन को पचाने का काम करेगा। तो कैसे? ऑक्सीजन कोशिका में आया है ना, तो भोजन को कैसे पचाएगा? यहाँ पर ही तो हम लोग का कुछ है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और O6। यहाँ पर ही ऑक्सीजन मिला है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जो है ये टूटता है। किस रूप में टूटता है? तो क्या है? हाँ, ये टूटता है पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में। पायरुवेट का फॉर्मूला कुछ तो होता था, देखो ना नंबर, उसका फॉर्मूला भूल रहे हैं उसका, पायरुवेट का नहीं लिखवा है। चलो देखो, हालांकि इसके बारे में समझाए थे पूरा डेप्थ से उस समय। चलो देखो, यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला, तो यहाँ पर ही बताओ किस फॉर्म में टूटा है? पायरुवेट में। और पायरुवेट में जैसे बाहर में अभी हुआ है ग्लूकोज, अभी ग्लूकोज कहाँ में था? कोशिका में ना। और जैसे ऑक्सीजन आया ये पायरुवेट में टूट गया। जैसे पायरुवेट में टूटेगा, सुनो, जैसे पायरुवेट में टूटेगा, अब एने से बैठा माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा हमरो के तनी देना, हमरो तोड़े का मन कर रहा है। यानी कि वो पायरुवेटवा को, ये पायरुवेट में टूट गया है। अब पायरुवेट को अब कौन ले लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट को कौन ले लेगा? अब माइटोकॉन्ड्रिया लेगा तो ये पूरा तहस नहस कर देगा। पायरुवेट को जैसी माइटोकॉन्ड्रिया लेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक चलता है चक्र, और उस चक्र को कहते हैं क्रैश चक्र। क्या कहते हैं? क्रैश चक्र। सब पार्ट को याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चक्र चलती है? क्रैश चक्र। और क्रैश चक्र में क्या होता है? पायरुवेट टूटेगा, और ये पायरुवेट टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाएगा। यानी यहाँ पर आकर के पूरा तरह से भोजन पचा है और ऊर्जा मिला है, और अब की बढ़िया से श्वसन हुआ है। श्वसन करना इसको कहते हैं। श्वसन का मतलब होता है कि वो भोजन को बढ़िया से पचा दे, इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन से जो भी हम, अच्छा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम है? ये आकर के इजा पर इंतजार कर रहा है कि कर ऑक्सीजन के, इकाई तो बैठा हम आवे। और ऑक्सीजन किसके साथ भाग गया? ब्लड आरबीसी के साथ चल गया हरेक कोशिका तक, और हरेक कोशिका तक पहुंच के ये भोजन को, ग्लूकोज को पचाया पायरुवेट में, और माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट को बदल दिया कितना में? ऊर्जा में। ऊर्जा में ना, पायरुवेट को बदल दिया CO2H2 और ऊर्जा में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। 9th क्लास में हो सकता है पढ़ा होगा इसको। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्यों कहते हैं ये शायद नहीं पढ़ा होगा। तो कोशिका का हम ही ना पढ़ाए होंगे। तो ये बताओ, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं पता चला? इस तरीका से आकर के ग्लूकोज जो कोशिका में जमा रहता है उसको पायरुवेट में तोड़ता है, और पायरुवेट के बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उसको पूरी तरह से तहस नहस करके क्रैश चक्र चलाकर CO2 जल और ऊर्जा के रूप में कुछ कर देता है, बदल देता है।
ऊर्जा जो होता है वो हर एक कोशिका के हर एक भाग में पहुंच जाता है, और वो पहुंचने के बाद अब H2O और जल CO2 जो है, H2O तो चलो इधर उधर अपना कैसे फैल जाएगा, CO2 कहेगा CO2 बहुत विषैला गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड विषैला गैस है, आग लहरने पे यही गैस निकलता है। CO2 कहता है अब हमको बहरी निकालो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो CO2 यहां से बहरी निकालेगा। ये ब्लडवा लेकर के आया था ऑक्सीजनवा के, तो ब्लडवा इजा इंतजार कर रहा है, बैठ के एकदम सब नौटंकी देख रहा है कि ऑक्सीजन को हम ले जाके किए तो ऑक्सीजनवा कौची कौची कर रहा है। अब ये ब्लड देता है कि काम कंप्लीट। CO2 कहता है रक्त हमको ले चलो, तो कहता है न न न, थोड़ा सा हमारा दुश्मनी, हमरा लेके जाएंगे, तो कहता है तुमको ले जाना पड़ेगा। अब ही कहता है केंद्र कोची कि अरे जब CO2 के छोड़ देगा और तू ऑक्सीजन के लाभित रहेगा तो या तो CO2 बड़ी बड़ी हो जाएगा, मर जाएंगे हम, तो हम मर जाएंगे तो तू बच के कुछ करेगा फिर। तब कहता है कि अच्छा ठीक है, मजबूरी में निकाल देते हैं। तो CO2 को अब यहां से ले जाने का काम करेगा, यहां तक, फेफड़ा तक, कोशिका के हर एक भाग से। अब बता CO2 को कौन लेकर के जाएगा, रक्त ही तो लेके जाएगा, और रक्त का कौन सा भाग लेके जाएगा, RBC। कौन लेकर के जाएगा, RBC। और सुनना बढ़िया से, क्वेश्चन पूछता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं, और यही चीज वो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, ये तो सभी को पता होगा। अरे रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो सुनना, यहां से जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परिभाषा सुनना, फेफड़ा में उपस्थित ऑक्सीजन को रक्त के RBC द्वारा कहां तक पहुंचाया जाता है, हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करता है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर कहेंगे श्वसन के पश्चात या श्वसन के उपरांत, ये सब परिभाषा अपने मन से बनाना है, समझ तो लेवे कर रहा हूं पूरा। श्वसन के उपरांत जो CO2 निकलता है उसे रक्त का RBC फेफड़ा तक पहुंचाता है। इस क्रम में CO2 हीमोग्लोबिन से संयोग करता है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब CO2 हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा, रक्त में। और कार्बन डाइऑक्साइड संयोग करे तो कार्बोक्सी, ऑक्सीजन संयोग करे ऑक्सी। तो पूछता है क्वेश्चन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन करने से कन्या होता है, तो फेफड़ा से कोशिका की, कोशिका से फेफड़ा, फेफड़ा से ये कौन सी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करने हैं कोशिका से, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना सभी को। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का परिभाषा याद हुआ। 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब फेफड़ा में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वसन के लिए रक्त द्वारा कोशिका तक पहुंचाया जाता है, तो रक्त का उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करता है। इस क्रिया को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। परिभाषा एकदम बढ़िया सा फिगर देखना, बनाने का कोशिश करना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, श्वसन के उपरांत निकले CO2 रक्त से, श्वसन के उपरांत निकले CO2 रक्त द्वारा फेफड़ा तक पहुंचा दिया जाता है। इस क्रम में CO2 हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बहुत हार्ड है, फिर से बोलो तो ऑक्सी कार्बोक्सी एकदम हम बोलेंगे, उसके आगे आगे बोलना। जब कौची फेफड़ा में उपस्थित कौन, रक्त, ऑक्सीजन किसके द्वारा, रक्त द्वारा कहां तक, कोशिका तक कौची पहुंचाया जाता है, तो उसमें उपस्थित कौन, हीमोग्लोबिन केकरा से, ऑक्सीजन से कौची करता है, संयोग करता है। इस क्रिया को बहुत हार्ड है, फिर तो हार्ड होकर रही भैया। अच्छा इधर से बताना, श्वसन के उपरांत निकले CO2 केकरा द्वारा कहा कौची किया जाता है, पहुंचाया जाता है, तो
रक्त में उपस्थित कौची हीमोग्लोबिन केकरा से कौची कर लेता है अभिक्रिया। इस क्रिया को क्या कहते हैं ऑक्सी कार्बोक्सी हीमो। बहुत हार्ड है डिफिनेशन, आराम से है कि ना। अब सुनना ऊपर से, जैसे ही यहां तक पहुंच जाएगा CO2 अब की कहां पहुंच गया, अरे सुनो CO2 कहां पर ही पहुंच गया, फेफड़ा तक पहुंच गया ना, वायु कोश तक। आज ऐसी पूछेगा यहाँ पहले से बैठल कौन था, CO2 आउट पहले से कौन कौन बैठल था, CO2 और नाइट्रोजन। जब ऊपरे से सुनो कौन कौन आया था, नाइट्रोजन आया था, ऑक्सीजन आया था और कार्बन डाइऑक्साइड, यही तीनों ना ऊपर से आया था। और ऑक्सीजन ऐसा से फरार हो गया था ब्लड साथ, बचल रह गया था नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर इन्हें से कौन गया CO2, और CO2 तो पहले ही से है, तो CO2 कहेगा ये आपका है ना। तो CO2 की मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और नाइट्रोजन कितना रहेगा 78 का 78% ही, और ऑक्सीजन ही थोड़ा कम जाता है। जितना ऑक्सीजन यहाँ जितना ऑक्सीजन आयल था टोटल ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, क्योंकि इतना का जरूरत ही नहीं होता है, तो टोटल ऑक्सीजन नहीं जाता है। तो जब हमने छोड़ते हैं ना, तो जब हमने छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत छोड़ेंगे, क्योंकि लिए थे कितना प्रतिशत, और इसका कोई काम धाम हुआ, यानी 78% नाइट्रोजन को हमने क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन में कमी आएगा कि बढ़ेगा, कमी आएगा। तो ऑक्सीजन यही 17% छोड़ते हैं, 4% ऑक्सीजन यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं, तो पहले से 9 के बराबर था, 0.03 का कोई वैल्यू है। और ये बताओ ऑक्सीजन 4% यूज हुआ है, तो CO2 भी कितना निकला होगा, और यही 4% एकरा से मिलेगा, तो 0.03 पहले से है, यानी 4.03%, यानी लगभग 4% CO2 को छोड़ते हैं। गांव देहात में लोग क्या कहते हैं कि देखा ये हम ऑक्सीजन ले ही आए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लोग यही ना बोलते हैं। कोई से पूछो कि आदमी कोची लेता है, तो ऑक्सीजन का, छोड़ता कोची है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसको सिखाओ कि भाई साहब ऑक्सीजन लेते हो ठीक है, लेकिन तू बोल रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एकरा से ज्यादा तो तू ऑक्सीजन में छोड़ देता है, और एकरा से ज्यादा तू कुछ ही छोड़ता है नाइट्रोजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम मात्रा में छोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देते हैं। तो ये बोलो श्वास जब लेते हैं तब कितना कितना लेते हैं, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत लेते हैं, 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। आइए बोलो जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78, ऑक्सीजन कितना 17, CO2 बोलो यहाँ तक कोई क्या प्रॉब्लम नहीं ना। अब आगे समझना इसके बारे में। जैसा ही ऑक्सीजन यहाँ पर CO2 यहाँ पर चल आया घूम फिर के, अब आएगा यहाँ पर सुनना, जैसे ही यहाँ पर आया अब कहेगा इस सब के कि बाहरी निकालिए, ये कहेगा कोशिका कि अभी और हमारे पास एनर्जी है और ऑक्सीजन है तो लेकर के आओ, तो कहेगा ये पुराना हो गया, नए का लेके आते हैं। तो नए का आएगा तो ये बता ई सबको फेंकेगा तब ना नए का लेके आएगा। तो ये फेंकाएगा कैसे, तो फेफड़ा में इतना जाने नहीं है कि सांस को छोड़ सके, तो इसके लिए डायफ्राम का मदद लेता है। डायफ्राम को कहता है, डायफ्राम ढकेल ऊपरे में है, तो डायफ्राम क्या करता है, ऊपरे में ढकेलता है। ये जब डायफ्राम नीचे का होता है ऊपरे में ढकेलेगा, तो ऊपरे में ढकेलने से यही ऊपरे ढकेलेगा, तो ये ऊपरे में पुश करेगा, तो ये वाला जो है टोटल ऑक्सीजन ये सब का हो जाएगा बाहर, और उसके बाद फिर से सांस लेंगे और यही प्रक्रिया लगातार चलेगा। इस प्रक्रिया करने में कितना समय लगता है? इस प्रक्रिया को करने में समय लगता है। जैसे ऊपर से आया ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन आने के बाद तुम सोचता है कि सांस लेते हैं तुरंत छोड़ देते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन लिया तुम वही वाला को तुरंत नहीं छोड़ दिया, वो पहले ही से जमा होकर बैठल था, उसको तुम छोड़ा। इसमें मुश्किल से 2 से 4 मिनट का समय लगता है इस पूरे प्रक्रिया को होने में, 2 से 4 मिनट। हाँ 2 से 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि एनर्जी भी तो जल्दी जल्दी चाहिए। अब देखो जो आदमी दौड़ के आता है ना वो जल्दी जल्दी सांस लेता है,
क्योंकि जब आदमी दौड़ता है तो उसका एनर्जी जल्दी जल्दी लॉस होता है, और जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए। ये कहेगा देख भाई हमको जल्दी ऊर्जा बनाना है, और ऊर्जा बनेगा ऑक्सीजन के मदद से, काहे कि ग्लूकोज को भोजन किए तो ग्लूकोज तो है ही है, तो ऑक्सीजन मिलेगा तब ना ऊर्जा बनेगा, और ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी खींचो, जल्दी जल्दी खींचो। दौड़ते समय नकिया से ना होता है तो कहते मुंह में फाड़ो, तो इसमें ऑक्सीजन पूरा कुत्ता ये थापे लगता है। अरे दौड़ के आओ कहीं से, तो दौड़ के आने के बाद नाक से नहीं होता, तो यानी इससे भी खींचना शुरू कर देते हो, काहे इसको ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्लियर हुआ? और जल्दी जल्दी जरूरत होता है तो जल्दी जल्दी यहाँ आते हैं। मनुष्य 1 मिनट में लगभग 18 बार सांस लेता है, इसको याद रखना। कितना बार सांस लेता है? 18 बार, मैक्स एवरेज है ये। मनुष्य एक बार में 18 बार सांस लेता है, और सोते समय एनर्जी की जरूरत उतना नहीं होती है, इसलिए सोते समय 12 बार सांस लेता है। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि श्वसन दर मनुष्यों की औसतन 1 मिनट में कितनी बार होती है? 18 बार, लेकिन सोते वक्त 12 बार। क्लियर है सभी को? चलो, कई लोग तो आदमी रिकॉर्डेड तोड़ देता है, सुतलों में से कर पूरा रिकॉर्ड एकदम तोड़ देता है ना, तो उस तरीका का नहीं, ये एवरेज लेकर के चला गया है। तो ये बोलो, अब सुनो रे, इसमें है क्या कि जैसा ही ऊपर से ऑक्सीजन आया तो घूम फिर करके फिर एकरे पास चला आया, और उसके बाद ऊपर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? एक तरह से ही देखो, ये गोल की क्रिया हो रही है। सुनो रे, ये गोल की क्रिया कैसे, ऊपर से आया ऐसे गया, यानी यही क्रिया लगातार चक्रण हो रही है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया का जितना भी चीज है ना, एक चक्कर की तरह होती है, सीधा सीधा कुछ भी नहीं हो, वो एक चक्कर की तरह होता है। इसको सीधा ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर मान लो कि तुम कहीं बगीचा में घूमने गए हो, तुम कहाँ गए हो? किसी बगीचा में घूमने गए हो, वहां तुम एक आम का फल देखते हो। ये बताओ, आम का फल कौन देखा? आंख। आम का फल कौन देखा? आंख। अब तुम कहा जैसे ही आम का फल देखा तो मन को तुम्हारा लालच जग गया कि अब तो हम आम को खइबे करेंगे। बोलो, देखा कौन? और लालच किसका जगा? मन का। अब तुम उस पर चढ़ोगे, और चढ़ने के बाद फल को तोड़ोगे। बोलो, फल को तोड़ा कौन? देखा आंख, ललचा मन, और हाथ उसको, और बगल में बैठल था उस बगीचा का मालिक। अब वो देखा, डंडा उठाया, और डंडा उठाने के बाद, और उसके बाद सोचो, जैसे ही फल को तोड़े, और फल को तोड़ने के बाद फल को हम हाथ में नहीं रखेंगे, हाथवा में रखे लगे तोड़े हैं खाने के लिए, तो खाया कौन है? मुंह फल को रख नहीं सकता, इसलिए कहाँ चल गया? पेट में। कहाँ चल गया? आंख देखा, सुनना फिर से, आंख देखा, मन ललचा, हाथ तोड़ा, मुंह खाया, पेट में चल गया। फिर उसके बाद मालिक आया, मारा पीठ पर, जबकि इस घटना का पीठ से कोई लेना देना नहीं था। पीठ का कोई, इसमें कोई सुंदर कांड, ये सब कोई काम कांड जो हुआ है, पीठ का कोई लेना देना है इसमें? आंख, दिमाग, मन, हाथ, मुंह और पेट, इसका लेना देना है, पीठ का कोई लेना देना। अब फिर पिटाएंगे तो आंसू गिरेगा कहां से? यानी कि शुरू में देखा कौन था? आंसू। लास्ट भी काम कहां से हुआ? यानी टोटल लगातार ये गोल चक्रण हर एक क्रिया में होता है। यहाँ भी देखो, जैसा ही यहाँ से ऑक्सीजन लिया और यहाँ होने के बाद एक चक्रण पूरा होने के बाद फिर से चला गया। तो इस चक्रण जो है लगातार इस प्रक्रिया द्वारा होते रहता है। तो श्वसन प्रक्रिया मनुष्य का समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। और ये होता है वायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। वायवीय श्वसन को हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि मानव फेफड़ा का सचित्र वर्णन करें, तो मानव फेफड़ा का सचित्र वर्णन करने के लिए आपको सबसे पहले फेफड़ा पढ़ना होगा। फेफड़ा इस तरीका का पढ़ने आएगा कि नहीं? उसके बाद लैंग्वेज बना के इस तरह से लिखना है कि कंठ द्वार एपिग्लोटिस से जुड़ा होता है, जिससे ट्रैकिया अलग होती है, और ट्रैकिया के ऊपर उपास्थि का बना वलय होता है, जिससे कि ट्रैकिया
सिकुड़ न पाए। और उसके बाद ट्रैकिया 2 भागों में बटी होती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फेफड़ा के अंदर कई भागों में विभाजित होते हैं जिसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं, तथा ब्रोंकियोलेस अंतिम छोर वायु कोष्ठक या अल्वियली से जुड़े रहते हैं। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? और उसके बाद आगे का प्रक्रिया लिख दोगे कि जैसे ही ऊपर से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ये रक्त ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका तक जाता है, वहां पायरुवेट होता है और पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया करता है और माइटोकॉन्ड्रिया होने के बाद वहां से CO2, H2 और ऊर्जा निकलता है जो कि रक्त के द्वारा कहां तक पहुंच जाता है? फेफड़ा तक। और फेफड़ा से फिर डायफ्राम की मदद से उसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया पूरे वायवीय श्वसन या फेफड़ा का क्या हो गया? सचित्र वर्णन। ऐसे नहीं करने आएगा? अच्छा, और सुनना इसके बारे में। श्वसन, श्वास लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं ना? नहीं। तो श्वसन क्या है? परिभाषा फिर से बोलो तो। श्वसन क्या है? एक उपचयन की अपचयन, अपचयन प्रक्रम होता है जिसमें ग्लूकोज टूटकर कौची में बढ़ता है? हाँ, पायरुवेट में, तथा ऐसे बोल सकते हो पायरुवेट, फिर शायद डायरेक्ट बोल दो ना, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर जल, ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन को संचालित करता है। नहीं बोलाएगा इस तरीके से? अच्छा, अब सुनो, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो श्वास लेने एवं छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो सुनना, इस श्वासोच्छ्वास क्या होता है? तो श्वास लेने एवं श्वास छोड़ने, तो श्वास लेने एवं छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। और ये इसमें 2 प्रक्रिया होती है। एक को कहते हैं निःश्वसन और एक को कहते हैं निःश्वसन। इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन और इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। हाँ, कह लो। अरे जब एक को कहते हैं इंस्पायरेशन और एक को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। सुनो, अरे इंस्पायरेशन क्या होता है? तो इन, सुनो, इन का मतलब अंदर होता है कि बाहर? बोलो। इन मने और एक्स मने, यानी जल्दी करो उसको। इन हाँ, जा सब क्या लगा तो जाओ ना, एकत्र नहीं जाना चाहिए, बार बार क्या डिस्टर्ब। अच्छा भी चल जाओ, जा तू जाओ। हैं? तो यही कहाँ ले जाना है? जाओ। इन मतलब क्या होता है? अंदर लेना कि बाहर छोड़ना? अंदर लेना। हाँ, इन मने अंदर लेना, यानी इंस्पायरेशन अंदर खींचना, निःश्वसन यानी श्वसन की क्रिया में जब गैस को अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन। और जब बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन में कौन कौन सी गैसें कितनी प्रतिशत होती है? तो निःश्वसन माने अंदर लेना कि बाहर छोड़ना? तो अंदर लेते समय कितना कितना लेते हो? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही वायुमंडल में है, तो लेंगे क्या दूसरा? और छोड़ते समय, एक्स करते समय, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन जब करते हैं, जब छोड़ते हैं तो छोड़ते समय ये बताओ कितना कितना नाइट्रोजन कितना छोड़ते हो? 78, ऑक्सीजन 17, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4%। बोलो यहां तक क्लियर है कि दिक्कत? मनुष्य कितना से सांस लेता है? पूरा कहानी खत्म। पूछते हैं कि रावण के घर कहाँ था? बताओ। मनुष्य कितना से सांस लेता है? फेफड़ा से। वाह, अच्छा ये बताओ, मनुष्य सांस फेफड़ा से। अच्छा ये बताओ, मछली कितना से सांस लेता है? गिल्स से। तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, एगो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है हमेशा। मनुष्य सांस लेता है केकरा से? फेफड़ा से। मछली गिल से। सांप ट्रैकिया, नहीं सांस त्वचा। अच्छा ये बताओ, हाँ त्वचा फेफड़ा। ये बताओ, मेढक
त्वचा या फेफड़ा? बताते हैं कि एक चीज को आप देखते चलते हैं यहाँ पे। सुनो, मनुष्य केकरा से सांस लेगा? मछली के जैसे। और मछली केकरा से सांस लेता है? गिल्स, गलफड़ा। गिल्स को ही क्या कहते हैं हम लोग? और गलफड़ा को ही क्या कहते हैं? क्लोम। इसका कोई नाम है? अच्छा ये बताओ, मेढक केकरा से सांस लेता है? हाँ, तो मेढक का दो पार्ट होता है। मेढक त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़ा से भी सांस लेता है। लेकिन बता दे कि मेढक जो है ना, गिल्स से भी सांस लेता है। अब ये कब? तो ये जब बच्चा होता है तब। ये मेढक के बच्चा को हम लोग कहते हैं टेलीपोड। क्या कहते हैं? टेलीपोड। तो टेलीपोड कोई अलग जीव नहीं है, बल्कि मेढक का ही बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं? टेलीपोड। तो मेढक त्वचा से, फेफड़ा से भी सांस लेता है और उसका बचवा जो है टेलीपोड, वो गिल्स से सांस लेता है। ठीक है? क्या क्या? क्लोम से? हाँ, लेता है गलफड़ा से। जब वो बड़ा होगा तब मछली है ना बन जाए। हाँ, अरे गधा, क्लोम में गलफड़ा वही ना हुआ? कंफ्यूजन करता है। अच्छा आगे बताओ, टेलीफोड। उसके बाद फिर और तेलचट्टा। तेलचट्टा का बताओ किससे सांस लेगा? ट्रैकिया। नहीं जी, ट्रैकिया को फेफड़ा में कहाँ गए हैं? अरे मनुष्य को ट्रैकिया लिख दिए हैं। इसे पहले ना बोलना चाहिए। सुनो, अरे तेलचट्टा केकरा से सांस लेता है? ट्रैकिया से। अच्छा ये बताओ, सुनो कि ट्रैकिया, अच्छा ये सुनो, ट्रैकिया किसको कहते हैं? इसी को ना। इसके बाद आगे का ट्रैकिया होता है। तेलचट्टा का ये वाला भाग काट भी दोगे ना मुड़ी, फिर वो 7 दिन तक जिंदा रह जाएगा। 7 दिन तक जिंदा इसलिए रहेगा क्योंकि सांस तो ट्रैकिया से लेता है। ये वाला कट्टेगा, कहता है तू ऊपरे वाला काट दिया है, ये तो बचल है ना, एकरे से सांस लेगा। लेकिन भूखे के दिन रहेगा बेचारा, खैले बिना मर जाएगा। तो 7-8 दिन वो क्या है, कोई जिंदा रह सकता है ऑक्सीजन पे। अच्छा अगर कोई आदमी भोजन ना करे तो क्या उसको एनर्जी मिलेगा? ऑक्सीजन तो घींचित रहेगा। और जब ग्लूकोज में नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन में तोड़ेगा केकरा? तोड़ पाएगा? इस प्रकार से ऊर्जा फिर नहीं लेगा। तो 2-3 दिन तक तो बिना खाना खैले रह सकता है, उसके बाद फिर नहीं रख पाएगा। तो इसलिए भोजन करना भी जरूरी है। भोजन करोगे तभी ऊर्जा मिलेगा। क्लियर? तो क्या और कुछ अच्छा ये बता, ये जो हमने श्वसन पढ़े हैं, सुनो, ये जो हमने श्वसन पढ़े, अरे लखा, ये जो हमने श्वसन पढ़े मनुष्य में, ये बताओ ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा था कि अनुपस्थिति में? उपस्थिति में। बिना ऑक्सीजन के श्वसन होगा? नहीं। तो इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? या फिर वायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन। और सुनना आगे, कुछ ऐसे श्वसन होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना ही हो जाते हैं। अब कहेगा बिना ऑक्सीजन के श्वसन कैसे होगा? होता है, जिसको कहते हैं अवायवीय श्वसन या फिर कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। इसको मिटाने में बहुत एकदम अथी हो जाता है। कौची का टेस्ट? तो उनके एग्जाम का तो होने वाला है, प्रैक्टिकल का है। चलो सुनना ऊपर। चलो अरे लड़का देखो ऊपर, यानी कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वायवीय और एक अवायवीय। वायवीय
अवायवीय। ध्यान से देखना ऊपर, वायवीय श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिक या अनऑक्सिक? ऑक्सी श्वसन। और इसको क्या कहते हैं? अनऑक्सी श्वसन। इसमें क्या होता है तो सुनना, वायवीय श्वसन में C6H12O6, इसमें ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज रहेगा और ग्लूकोज क्या होगा? टूटेगा। ग्लूकोज हालांकि दोनों में टूटेगा, दोनों तो ग्लूकोज में ना, दोनों में टूटेगा। भोजन तो ग्लूकोज के रूप में ही रहता है, ग्लूकोज। इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरीका से नहीं। C6H12O6 और इसमें ऑक्सीजन मिलता है। सुनना, तो इसमें ऑक्सीजन मिलता है तो क्या चीज में टूटता है? बोलो, पायरुवेट में। सुनो रे लड़का, क्या चीज में टूटता है? पायरुवेट में ना। और इस एक बार क्या है कि पायरुवेट ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटेगा, और ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटेगा। सुनना, जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटेगा तब कौची कौची बनता है? CO2, H2O और कौची बनता है? ऊर्जा बनता है, यही ना। सुनना, CO2 बनता है, H2O बनता है और क्या बनता है? ऊर्जा। और यहाँ पे ये पायरुवेट जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन अधिक है। तो यहाँ पे भी वही बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और यहाँ पे भी ऊर्जा बनेगा। तीनों में अंतर क्या है जो समझना बढ़िया से। और अब की जो है पायरुवेट, ऑक्सीजन मिला ही नहीं, एकदम नगण्य के मात्रा में मिला, एकदम नगण्य, नहीं के मात्रा में, एकदम समझ लो ऑक्सीजन है ही नहीं, एकदम एक कम मात्रा में। तो यहां पर तुमको बनता है इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। और ई होता है किसमें? ईस्ट में। केकरा में? और इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? यहीं से क्वेश्चन आता है, किण्वन प्रक्रिया किसमें होता है? ईस्ट में। केकरा में? ईस्ट में। ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन इसी को कहते हैं, नीचे वाले को, नीचे वाले को कहते हैं अवायवीय। अवायवीय, अवायवीय या अनऑक्सी। अनऑक्सी का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही कम मात्रा में है। तो क्या ईस्ट को ऑक्सीजन मिलेगा तो गड़गड़ करेगा? नहीं। लेकिन नहीं हो रहेगा तो जिंदा रह पाएगा। हमने का ऑक्सीजन ना रहे तो जिंदा रहेंगे? नहीं। सुनो, ग्लूकोज टूटेगा किसमें? पायरुवेट में। सुनो, ग्लूकोज कितना में टूटेगा? अब पायरुवेट में ऑक्सीजन एकदम बढ़िया मात्रा में मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा मिलेगा, भरपूर एनर्जी रहेगा। और यदि पायरुवेट को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिले, जितना चाहिए उतना नहीं मिले, तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलेगा और एनर्जी बनेगा ही बनेगा। लेकिन इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए, न के बराबर रहे, तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। सुनना आगे, जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, H2O बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है। जैसे हम लोग की मुद्रा क्या है? तो हम लोग का मुद्रा रुपया है। क्या है? 1000 रुपया, 2000 रुपया होता है ना। तो ऊर्जा का मुद्रा होता है ATP। क्या होता है? ATP। यानी यहां पर ही तुमको 38 गो ATP बनता है। अगर अधिक ऑक्सीजन मिलेगा बढ़िया मात्रा में, तब ऊपर वाला में बनेगा कितना ATP एनर्जी? 38 ATP। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में मिले तो यहाँ पे ATP बहुत कम बनता है। यहाँ पे कितना? 22 के ATP, 22 ATP का निर्माण होता है। यहाँ पे कम ATP बनता है। और एक आम मनुष्य को कम से कम 28 से 30 ATP की आवश्यकता होती है। बोलो यहां से मिल पाएगा? नहीं। और यहाँ पे ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा। सुनो,
ऑक्सीजन कम मात्रा में रहेगा तो कितना एटीपी का निर्माण होगा? 22 एटीपी। 22 एटीपी का ना। और ये बता 22 एटीपी का निर्माण होगा। एक आम मनुष्य को कितना एटीपी चाहिए? 28 से 30 एटीपी चाहिए। 38 एटीपी वाला ठीक है। हाँ क्या? 2 एटीपी तो ही में ना रहे, नीचे वाला में ना। कौन ई में तो 22 एटीपी बनवे करता है। ई में 2 एटीपी ना बनता है, निचला वाला में ना है ना ना, वो वाला में तो ठीक है, नीचे वाला में 2 एटीपी बनता है। सुनना, यानी कि पायरुवेट में अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलेगी तो कितनी एटीपी बनेगी? 38। अगर थोड़ा सा कम मात्रा में मिले तो हमको चाहिए 30 एटीपी। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कितना एटीपी जितना चाहिए उतना मिल रहा है। तो इस स्थिति में पूरा शरीर में दर्द हो जाता है। सो के कभी कभी उठोगे तो पूरे शरीर में एकदम बदन में दर्द रहेगा। बदन का दर्द का कारण यही है कि शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल शरीर में जम जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। तो लैक्टिक अम्ल शरीर में जम जाता है, इसी के कारण पूरा शरीर अथी होने लगता है, दर्द करने लगता है। ज्यादातर गर्मी के दिन में होता है। गर्मी के दिन में सो के उठेगा एकदम पूरा अंगा एकदम जमा एकदम पूरा लेवे लगता है। इससे पता चलता है कि उसका शरीर में कौन चीज जमल है? लैक्टिक अम्ल जमल है। और जितना उसको एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी उसको नहीं मिल पा रहा है। 22 एटीपी मिल रहा है, तब उसको कहता है दिमाग देख नकिया से ऑक्सीजन उतना नहीं जा रहा है, मुंह में फाड़ तो कहता है सब ऑक्सीजन आ। अब वो ऑक्सीजन यहाँ से लेने का काम करता है, तब उसको बढ़िया से ऊर्जा मिलेगा, 22 एटीपी एनर्जी मिलेगा। तब उसका क्या है कि बढ़िया से एनर्जी मिल पाएगा। तब उसको फिर 30 एटीपी मिलेगा। इसे 22 एटीपी मिलता है। और क्वेश्चन आता है खिलाड़ियों के शरीर में दर्द क्यों होता है? हो बोले 2 नंबर मिल गई था, इतना लिख दे था। क्या क्वेश्चन लिखल है वाला? वाह, यानी एक क्वेश्चन को लिखवा दिए थे ना रे। खिलाड़ियों के शरीर में दर्द उत्पन्न होता है क्यों? खिलाड़ियों के सामान्य मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण खिलाड़ियों को दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये बताओ उसमें कम ऑक्सीजन जा रहा है कि अधिक? जो आदमी दौड़ रहा है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए कि कम? ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की कम? ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा नकिया से खाली ऐसे करो तब ना ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तब ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन मिलेगा, एनर्जी बनेगा ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो विशाल बाबू, क्लियर है ना? तो इस प्रकार से इस श्वसन का अवायवीय और वायवीय, अच्छा सुनो क्वेश्चन पूछेगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, या ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका अंतर क्या क्या लिखेंगे जो सुनना, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। पहला अंतर यही लिखेंगे कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। बोलो, एकरा में ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? एकरा में चाहिए ही चाहिए। वायवीय में ऑक्सीजन रहेगा तभी तो वो एटीपी का निर्माण होगा। यानी कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, लेकिन अवायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति बोलो होती है इसमें। बोलो तो याद रहेगा ना ये सब। वायवीय, अरे बात मत करो। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति ये देखो वायवीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद आया कुछ देर पहले ही समझाए थे। सबसे ये लास्ट एकदम कहाँ पर होता है वायवीय? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आई बोलो। अवायवीय माइटोकॉन्ड्रिया एकरा में कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो भेटा है? माइटोकॉन्ड्रिया कहीं हुआ है? नहीं। यानी कि अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, बल्कि कोशिका में ही हो जाती। कोशिका के अंदर में कौन होता था? अरे भूल गया। कोशिका के अंदर में केंद्रक और कोशिका द्रव है वो माइटोकॉन्ड्रिया ना। तो पहले टूटता था पायरुवेट, और पायरुवेटवा के कौन बुला लेता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता था। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ लगे बुलाएगा? कहेगा रह निर्वंशवनी तुरा, यानी कि तोरा हमरा भी रहना उना नहीं है, तू बाहर ही रह। और ये नहीं सड़ गल के बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। यानी कि ये बता माइटोकॉन्ड्रिया में ई वाला आएगा अवायवीय वाला,
यानी कि अवायवीय जो श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में लिखाया था भैया। बोलो होती है कि नहीं होती है? लिखवाए हैं तो याद होगा ना रे छोटकी। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद यानी अंतिम रूप में कौची कौची निकला है? तो अवायवीय श्वसन में देखो कौची कौची का तो इथेनॉल निकली है। अरे वायवीय श्वसन में अंतिम में कौची कौची निकल रहा है? इसमें अंतिम उत्पाद CO2, H2O तथा ATP ऊर्जा के रूप में होता है। अच्छा हाँ, हमने के लिखा है इसमें अंतिम उत्पाद इथेनॉल पदार्थ होता है। वायवीय में अरे चौपट। अच्छा ये बताओ, अवायवीय में अंतिम उत्पाद कौन हो रहा है? देख लो, अवायवीय नीचे वाला है ना, तो अवायवीय में अंतिम उत्पाद कौची है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, अगर किसी को केमिस्ट्री याद होगा तो इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखने में इथाइल को हम क्या लिखते हैं? बाबूजी का नाम। आई निकलता है इथाइल एथेन से, एल्केन से ही ना निकलता है एल्कीन, यानी इथाइल को लिखते हैं इथेन। क्या लिखते हैं? अल्कोहल है तो अल्कोहल में कौन सा प्रत्यय लगाते थे? ऑल, यानी कि इथेनॉल। तो दूसरा चीज थोड़ी है, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल वही है ना। यानी कि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौची होता है? इथेनॉल, जबकि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौची कौची है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। बोलो यहाँ तक कंप्लीट है कि दिक्कत है? यहाँ तक कंप्लीट है सभी को? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर कंप्लीट हुआ? बोलो, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, खाली समझने से नहीं होगा, लिखने का तरीका भी जानना होगा। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा, वायवीय श्वसन सफल रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जबकि अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में CO2, H2O तथा ऊर्जा प्राप्त होता है जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम रूप में कौची प्राप्त होता है? इथेनॉल प्राप्त होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा आगे देखना, वायवीय श्वसन है तो वायवीय श्वसन में और क्या क्या हो रहा है? तो क्या? हाँ, वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण हो रहा है जबकि अवायवीय में केगो 2 ATP का निर्माण हो रहा है। तू कौन तो की 2 ATP एकरा में बता रहा था हमारा? 2 ATP अवायवीय में ना रे, इथाइल अल्कोहल में ना। यानी कि वायवीय श्वसन में 38 ATP का निर्माण होता है जबकि अवायवीय श्वसन में कितना? 2 ATP का निर्माण होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो अंतर सभी को क्लियर हुआ? इतना देर में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पक्का भूल गया होगा। भूल गया ना? इसको कहते हैं एकदम ताल ठोक के बोलना। यस भैया, पूछ के देखा, याद होगा तो नाम बदल देंगे। अरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है बोल सकते हो कोई? श्वसन क्रिया में जो फेफड़ा में कुछ होता है उपस्थित ऑक्सीजन किसके द्वारा? रक्त के RBC द्वारा कहाँ तक पहुंचाया जाता है? प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो रक्त में उपस्थित कौन? हीमोग्लोबिन केकरा से? ऑक्सीजन से कौची करता है? अस्थायी संयोग करता है या संयोग करता है बोल सकते हो। अस्थायी यानी कि कुछ दूर तक संयोग करता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। श्वसन के उपरांत कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन निकले थे। श्वसन के उपरांत कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस, जो किसके द्वारा? रक्त के द्वारा कहाँ तक? फेफड़ा तक कौची किया जाता है? पहुंचाया जाता है। इस उपरांत कौन? रक्त में उपस्थित कौन? हीमोग्लोबिन केकरा से? कार्बन डाइऑक्साइड से कौची करता है? अस्थायी संयोग करता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? बोलो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। फिर से सुनो,
वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय, अच्छा जैसे हमारा पूरा याद है हो सकता है कि ना, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, जबकि अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण नहीं होती है। वायवीय श्वसन में के उपरांत वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में कोची CO2 H2O तथा ऊर्जा प्राप्त होता है, जबकि अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद कोची मिलते हैं, इथेनॉल प्राप्त होता है या इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वायवीय श्वसन में कितने 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर इसे भूल गया तो महानालायक कहलाओगे। हाँ। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण नहीं होता। माइटो ना माइटो, हाँ कुछ कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो उची के रे अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है ना। और अभी पूरा कथा कहानी जो समझा रहे थे एकदम पूरा डीप में, कोशिका में रहता है रे। तो बोलो ना क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बोलो ना। अवायवीय श्वसन, हाँ नहीं, ई वाला कोशिका में ही, कोशिका में देखो, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है। सुनो फिर से देख, कोशिका में कोई चीज जमा रहेगा, ग्लूकोज। देख लो इसको कंफ्यूजन है, बता देते हैं। कोशिका में कोई चीज जमा रहेगा, ग्लूकोज। उनमें से कौन आएगा, ऑक्सीजन। हाँ, रक्त लेकर के केकरा, ऑक्सीजन मिलेगा केकरा से, ग्लूकोज से, तो बनेगा कोई चीज पायरूवेट। अगर ऑक्सीजन बढ़िया से है तो माइटोकॉन्ड्रिया बुलाएगा, और नहीं है तो लतिया देगा, तो यानी कि नहीं रह जाएगा, यानी सड़ गल। माइटोकॉन्ड्रिया भी चल गया तो एकदम बढ़िया से 38 ATP बन जाएगा या फिर 22 ATP। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया, ये नहीं है, तो सड़ गल के बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो कोशिका द्रव में ही हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आता है। क्लियर हुआ सभी को, कंफ्यूजन दूर। अब सुनो एक और चीज को, पौधा में श्वसन जंतुओं से भिन्न होता है कैसे, यही शायद हमारे अंदाज से लास्ट होगा ना रे। इसके बाद और कुछ है इसमें? अच्छा ATP के बारे में पढ़ना है। ATP देखो समझा देते हैं ATP क्या होता है। ये ATP जो होता है, ये बताया है पहले ही कि ऊर्जा का मुद्रा होता है, बताया ना। अरे ऊर्जा का मुद्रा कौन होता है, ATP। और ATP का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ई टूटता है, ATP जो होता है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी फॉस्फेट फास्फोरस 3 गो में बंधल रहता है। ट्राई माने 3 गो में बंधल रहता है। और ई फास्फोरस टूटता है। जब एक फास्फोरस टूटेगा तो अब 2 गो हो गया, और 2 गो जब होगा तो इसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसको कहते हैं ADP। क्या कहते हैं, यानी ATP टूटेगा ADP में, केकरा में, ADP में। ATP केकरा में टूटेगा, ADP में। अब ADP फिर से टूटेगा तो एक फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट में 30.5 किलो जूल प्रति मोल इतना एनर्जी होता है। यानी कि मोल नहीं लिखा है, 30.5 किलो जूल। हाँ तो यही 30.5 किलो जूल याद रखना। 30.5 किलो जूल एक फॉस्फेट में होता है। यानी कि 38 गो तुम्हारे पास ATP है, और ATP में 3 गो रहता है, ऐसा 38 गो है। और ये गो टूटेगा तो के गो बनेगा 30.5 किलो जूल। अभी बताओ 2 गो और टूटेगा, ऐसे कर करके 38 गो के तोड़ना है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि ATP किस रूप में टूटता है, तो ADP में। क्वेश्चन भी आता है कि ATP का अंतिम फॉस्फेट टूटता है तो कितना एनर्जी देता है, तो बोलो अंतिम फॉस्फेट टूटने पर कितना एनर्जी निकलेगा, 30.5 किलो जूल। क्लियर है ना सभी को। ATP क्या है, तो ATP का पूरा नाम फिर से सुनो, लैंग्वेज लिखने के लिए। ATP क्या है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो लिखेंगे ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है,
यह ऊर्जा की मुद्रा होती है या यह ऊर्जा की इकाई होती है। मुद्रा ज्यादा अच्छा रहेगा। यह ऊर्जा की मुद्रा होती है। एटीपी एडीपी के रूप में टूटता है तथा जब अंतिम फॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े रहते हैं और जब अंतिम फॉस्फेट टूटते हैं तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा निकलता है। फिर से सुनना, मेन इसमें लैंग्वेज बनाना ही होता है। लैंग्वेज जिसको आ गया ना बनाने, वो बहुत फिर इजी हो जाता है। अब तो इसमें कुछ है नहीं, लगभग ये चैप्टर तो एंड होइल है ना। सुनो, अरे एटीपी क्या है, सुनो एटीपी क्या है तो इसका फिर से सुन लेना और साथे साथे बोलना। एटीपी क्या है तो एटीपी का पूरा नाम क्या है, बोलो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, यह ऊर्जा की मुद्रा होती है जो किसमें टूटती है, या किसमें टूटती है, एडीपी के रूप में टूटते हैं। इसमें कितने फॉस्फेट जुड़े हैं, 3 फॉस्फेट जुड़े हैं और जब अंतिम फॉस्फेट टूटता है तो कितना ऊर्जा निकलता है, 30.5 किलो। हार्ड है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। लिख सकते हो इसका निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर से सुनना, एटीपी क्या है तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, बोलो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह ऊर्जा की मुद्रा होती है। इसमें कितने फॉस्फेट जुड़े हैं, 3 फॉस्फेट जुड़े हैं और जब अंतिम फॉस्फेट टूटता है तो क्या निकलता है, 30.5 किलो जूल निकलता, ऊर्जा निकलता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतना लिख दोगे नहीं, बोलो। किलो जूल, केजी नहीं, 30.5 किलो जूल नहीं। अच्छा, इसको एटीपी याद हुआ किसी को? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें यह ऊर्जा की, इसमें कितने फॉस्फेट जुड़े हैं, 3 फॉस्फेट जुड़े हैं और अंतिम फॉस्फेट टूटता है तो केजी ना रे, 30.5 किलो कुछ निकलता है, जूल ऊर्जा निकलता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बोलो, क्लियर ना सभी को? अच्छा, आगे बताना। जंतुओं में श्वसन, पौधों में श्वसन, दोनों में अलग अलग है। कैसे, तो सुनना इसके बारे में। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जंतुओं में एक फिक्स है, जैसे मानव में फिक्स है। कोई चीज श्वसन कहां से करेगा, फेफड़ा से, तेलचट्टा ट्रैकिया से, मछली गिल से, मेढक त्वचा, फेफड़ा बचवा रहेगा तो गिल से, बताया ना। तो ये सब का एक फिक्स है, लेकिन पौधा का कोई फिक्स नहीं है। पौधा श्वसन जड़ से, टहनी से, पत्ती से, हर चीज से करता है। हाँ, सभी अंग से करता है, लेकिन हाँ, उसका श्वसन दर जो है ना एकदम बहुत कम होता है। मनुष्य का, जंतुओं का श्वसन दर बहुत अधिक होता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, जबकि पौधे का श्वसन दर बहुत कम होता है। तो सुनना फिर से, इसमें क्या क्या अंतर है। तो जंतुओं में, पौधों में जो श्वसन है जंतुओं से भिन्न है निम्नलिखित तरीके से। पहला, जंतुओं के श्वसन के लिए एक अंग निश्चित होता है, जबकि पौधों में श्वसन के लिए कोई अंग निश्चित नहीं होता। पहला अंतर सभी को क्लियर है? बोलो। जंतुओं में श्वसन धीमा होता है कि तेज? तेज होता है, जबकि पौधों में श्वसन धीमा होता है। नहीं बोल सकते हो? और बहुत सारे अंगों से जब कोई कार्य होती है श्वसन का या कोई चीज का, तो उस क्रिया को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तब पौधों में श्वसन विसरण से होता है कि जंतु में? पौधों में कि जंतु में? क्योंकि जंतु के लिए तो फिक्स है, तो बोलेंगे पौधों में जो श्वसन है वो विसरण क्रिया से होती है, जबकि जंतुओं में श्वसन विसरण क्रिया से नहीं होती है। इसमें तो एक अंग फिक्स है ना, उस माध्यम से होता है। इसमें विसरण क्रिया द्वारा नहीं होती है। बोलो, ई वाला पार्ट सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका क्या होता है, समाप्त होता है। और इसके बारे में जो भी है इसको कल याद करके आओगे और कोई कभी उठना नहीं है, अभी बहुत सा चीज बाकी है। अच्छा, ये बताओ कल कौन सा चैप्टर करना है? परिवहन ना? परिवहन एक बहुत बड़ा सेक्शन है इसमें। अच्छा, इसमें 2 दिन करके कैसे, टाइम एक तो कम है। और अच्छा, ऐसा कर सकते हो, कल कोई क्या स्कूल नहीं ना जाना है? कल हो? अच्छा, कल 9:30 तक क्लास चले तो कोई दिक्कत ना? तो कल 1 घंटा थोड़ा लेट चलेगा। आज तो 8 बजा है, 8:15 हो रहा है। चलो, तो आज ये वाला चैप्टर क्या हो गया है आपका, समाप्त हो गया है।